2025 के चुनाव में आरजेडी के साथ चले भी जाते हैं तो ये तय मानिए कि ये केवल चुनाव जीतकर अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ जाएंगे तो दो लाभ हो जाएगा। एक तो आरजेडी तक बहुमत में खुद नहीं आ पाएगी क्योंकि सीट दे देगी, और वहां जेडीयू को सीट मिल जाएगी। बाद में वो छोड़कर भाजपा में ही आएंगे सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस अलग हो जाए और एक साथ दोनों पर हमला करे कि भाई 40 साल से ये लोग हैं, 1989 से 35 साल से दोनों पार्टियां हैं और भाजपा भी है, और क्या मिला देश को। लेकिन कांग्रेस न जाने क्यों ये राजनीति नहीं कर रही है। लोग कहते हैं कि बिहार में एक नाथ शिंदे वाला प्रकरण दोहराया जाएगा, महाराष्ट्र का नीतीश जी एक नाथ शिंदे हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहले तो एक नाथ शिंदे और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। आरजेडी की समस्या ये है कि ये सरकार को घेरने की बजाय भाजपा को केवल घेरती है और मुख्यमंत्री पर हमला नहीं करती, उनको अपनी तरफ लाना चाहती है। मतदाता वर्ग जो है दो राजनीतिक ध्रुवों में बटा हुआ है, एक एनडीए और एक इंडिया, एक बीजेपी के साथ और एक बीजेपी के खिलाफ। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव और 8 को मतदान। चुनाव का सिलसिला यहीं नहीं थमेगा। 2025 में बिहार में भी चुनाव है। इससे पहले भी कई खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी का जो है मन फिर डोल रहा है। नीतीश जी मौन हैं। जहां नीतीश जी खामोश होते हैं तो वहां पलटी मारने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। फिर उनको इंडिया गठबंधन लुभा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार जी बोल चुके हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बावजूद इसके बीजेपी के तमाम नेता जदयू पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, वहीं राजद भी हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है। आखिर ये पूरे प्रपंच का मसला क्यों है? क्यों ऐसा प्रपंच फैलाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार जी फिर कोई बड़ा कारनामा करने वाले हैं? समझते हैं इसी विषय पर पंकज त्रिपाठी जी से। ये अपना चैनल भी चलाते हैं, द लॉजिकल इंडियन। वहां भी जाकर आप देख सकते हैं इस विषय को और हमारी चर्चाओं को। वो भी अपनी बातें रखते हैं संविधान के हित में, देश के हित में, और कई तमाम मसलों पर भी उनके चैनल को जा सकते हैं, देख सकते हैं। हम सीधे चलते हैं पहले बिहार। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वही पंकज जी के भी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। पंकज जी, आखिर क्या चल रहा है बिहार में? इस तरह का प्रपंच क्यों फैलाया जा रहा है? नमस्कार जी। नमस्कार अमर जी। बिहार को लेकर जो सोचने वाली बात है, इस समय मतदाता वर्ग जो है दो राजनीतिक ध्रुवों में बटा हुआ है, एक एनडीए और एक इंडिया, एक बीजेपी के साथ और एक बीजेपी के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार को जिस रूप में देखा जाता है वो दृष्टि ही अपने आप में मुझे गलत दिखाई देती है। और उस दृष्टि से देखने से जो भाजपा विरोधी राजनीतिक शक्तियां हैं, जो एनडीए विरोधी हैं, यानी जो वैकल्पिक राजनीति के लोग हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, मेरा अपना मानना है। 2005 से ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 6, 7, 8 महीने तक जीतन राम मांझी जी बने थे, उनके बनाने पर उसे कालखंड को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो 2005 से 2025 आ गया, लगभग 20 वर्ष जी। इन 20 वर्षों में बमुश्किल वो 2 वर्ष 2.5 वर्ष रहे होंगे आरजेडी के साथ, जो कुल समय का 10% भी नहीं है, 10% के आसपास है। बिल्कुल। उसके पहले से अगर देखा जाए तो वर्ष 1998 से ही जेडीयू अटल जी के साथ जाकर के एनडीए में शामिल हो गया था। जेडीयू के संस्थापक शरद यादव जी उसके संयोजक हुआ करते थे एनडीए की। तो एक ऐसी पार्टी जो लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथ का जो गठबंधन है उसके खिलाफ उगी है, राजनीति की है, आगे बढ़ी है, सत्ता में आई है। एक ऐसी पार्टी जिसने आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी गठबंधन को हराया है, और 1-2 बार नहीं, 2015 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो हर बार हराया है। क्या कारण है कि वहां का मुख्य विपक्षी दल उसको अपनी तरफ लाने के लिए ही सारे प्रयास करता दिखता है? यही कारण है कि वहां आरजेडी का यानी विपक्ष का उस तरह से झंडा ऊंचा नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। आरजेडी की समस्या यह है
कि ये सरकार को घेरने की बजाय भाजपा को केवल घेरती है और मुख्यमंत्री पर हमला नहीं करती, उनको अपनी तरफ लाना चाहती है। जब आप उस पार्टी के मुखिया को अपनी तरफ करना चाहेंगे, जिनकी अपनी खुद की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के रूप में जो आपकी जिम्मेदारी संविधान में है और जो जनता ने दी है कि आप सरकार की कमियां गिनाइए, आप नहीं गिना पाएंगे। जब आप सरकार की कमियां ही नहीं गिना पाएंगे तो पार्टी की कमी गिना करके आपको क्या लाभ मिल जाएगा? और आप पार्टी की कमी किसकी गिनाएंगे? भाजपा की। सरकार किसकी बनेगी? नीतीश कुमार की। चाहे वो आपके सहयोग से बन जाए या उनके सहयोग से। मुख्य विपक्षी दल आप हैं तो आप सरकार के विपक्ष हैं, भाजपा के विपक्ष नहीं है। तो इस तरह से एक सबसे बड़ी कमजोरी वहां विपक्ष की दिखती है कि वो विपक्ष हमेशा सरकार को ही अपने साथ लाने के प्रयास में दिखता है और वर्षों वर्षों ये इसी तरह से बातें करना, नारे गढ़ना, अगर हम दूसरी भाषा में कहते तो जुमला उछालना, लेकिन उसी में उलझ कर रह जाता। आज अगर तेजस्वी जी मुख्य विपक्षी नेता के रूप में और मुख्य विपक्षी दल के प्रमुख नेता की हैसियत में सवाल उठाते नीतीश कुमार जी पर कि भाई हम जब सरकार में थे तो हमने जाति जनगणना कराई, आपने आगे क्या किया, तो जनता में एक आवेग आता, एक जोश आता। लेकिन ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आए तो हमारे यहां दरवाजा खुला है। तो जनता में क्या जाता है कि नीतीश कुमार ही विजेता है, नीतीश कुमार ही सब कुछ है। तो जब आ जाएंगे तो जीत जाएंगे और जीत के फिर चले जाएंगे तो फिर कहिएगा कि चले गए। तो बिहार में जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका अदा ही नहीं करता कभी। खासकर 2014 के बाद से तो बिल्कुल अदा नहीं कर रहा है और इसका नाजायज लाभ ले रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब सवाल यह है कि तो विपक्ष वहां अपनी भूमिका क्यों नहीं अदा कर रहा है? इसका कारण यह है कि विपक्ष की कई सारी खामियां हैं। सबसे पहली तो खामी यह है कि वो अंदर से शायद ये मान बैठा कि वो अकेले दम पर, यानी जितना है विपक्ष इस समय, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है, संभवतः आरजेडी ये मानकर चलती है कि इतने लोगों से हम चुनाव जीते ही नहीं पाएंगे। तो ये आपके आत्मविश्वास की कमी का परिचायक है। तो जब किसी एक को आप बुलाएंगे कि भाई आप ही आओ तो हम जीतेंगे, तो वह तो सब कुछ ले ही लेगा अपने हाथ में। तो एक सबसे बड़ी खामी इनकी यह है कि इनके पास आत्मविश्वास की कमी। दूसरी बात यह है कि शायद इसलिए ये हमला नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार सरकार पर कि ये जैसे ही हमला बोलेंगे तो नीतीश कुमार का शासन अपेक्षाकृत लालू प्रसाद यादव के शासन के तो बहुत कई गुना बेहतर है। और जैसे ये हमला बोल देंगे तो भाजपा के साथ साथ जेडीयू भी हमलावर हो जाएगा आरजेडी पर और कहेगा कि आप उसके पहले कौन सी सरकार चलाए थे, जंगल राज था तो उस समय क्या हुआ, सड़कें कितनी बनी, तो अस्पताल कितने बने, तो स्कूल कितने बने, कितना न्याय दिया आपने। इसका मतलब यह है कि यह पार्टी जान रही है कि हम इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाएंगे, घेर नहीं पाएंगे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, जब सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे, लाखों नौकरियां बांटी गई। वो एक जो है, आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, उसको तकरीबन 3 दशक हो गए, तकरीबन जी 3 दशक से ज्यादा ही। उस दौर के जो लोग रहे होंगे वो अब जो है प्रौढ़ावस्था में आ गए होंगे, जो वोटर रहेंगे, वोटर की मामले की बात कर रहे हैं। अभी जो यंग जनरेशन के वोटर हैं उसने लालू राज नहीं देखा। लालू राज में क्या था, क्या जंगल राज था, नहीं था। वर्तमान में जो है तेजस्वी की ये पॉजिटिव वाइब्रेशन कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, हमारे साथ जो आप रहते तो हम बहुत कुछ करते बिहार के लिए, ये क्या जनता को नहीं लुभाएगा? और दूसरी ओर मान लिया कि आरजेडी जो है या प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर हमला नहीं बोल रही है, फिर बीजेपी क्यों नीतीश सरकार पर हल्ला बोल रही है? वो तो सत्ता में है, साथ में है। हाँ, पहले तो पहली बात ये जान लीजिए कि जो आपने कहा कि जंगल राज को कौन याद कर रहा है, यही तो आरजेडी को समझना चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? आपके पास उस जंगल राज का भी एक अचीवमेंट है, जिसको जंगल राज कहा जाता है। उसी को लालू जी की उपलब्धि के रूप में यह कहा जाता है कि इन्होंने नीचे वाले समाज में एक स्वाभिमान भरा, एक राजनीतिक चेतना का प्रसार किया।
तो एग्जैक्टली। एक तो आप उसको लेकर आएंगे, आप देखा करिए जैसे इस आपातकाल की बात करके कांग्रेस को चुप करा देते हैं, जंगल राज की बात करके आरजेडी को चुप करा देते हैं, तो आपको जवाब सीखना पड़ेगा, भागने से नहीं काम चलेगा। लेकिन आरजेडी पर मैंने बात किया कि प्रमुख विपक्षी दल हो करके इसको सरकार पर सवाल करना चाहिए। अरे बहुत होगा, 1 महीने बाद चलेगी आपके जंगल राज, तो फिर बात खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे यार आज पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो और तेजस्वी जी के पास आपने जो कहा बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी आप कालीन बिछाकर कुर्सी लगाकर क्यों इंतजार करते हर समय दिखते हैं। थोड़ा सा हमलावर हुए भी तो लालू जी ने कहा नहीं नहीं आए हमारे साथ काम करें। आप जब उनको जगह देंगे तो वो ये जान गए कि अब इनके यहां तो हमारी जगह है, यानी आप हार गए राजनीति में। आपने जब किसी को इस तरह से बुला लिया कि आप आएंगे तभी हम जीत पाएंगे, तो अब वो ये मान लिया कि हम तो ये हमसे हारा हुआ है। अब वो नीतीश जी वहां रहेंगे जहां उनको दबाकर रखना है। और नीतीश जी को ये मिलने से इतना ही हो सकता है, लालू जी के इस चाल में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये नीतीश जी का पलड़ा भारी करके भाजपा को सीधे सत्ता में आने से रोकते हैं। कुछ लोग ये अनुमान निकालते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। अगर इतना ही भाजपा को रोकना होता तो लालू नीतीश जी और इतना ही मिलकर अगर गेम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर हमेशा साथ में खड़े होते। कोई ना कोई इन लोगों में ऐसा टकराव अंदर खाने से है कि एक साथ नहीं चल पाते। लालू जी को तो कभी नहीं देखा गया इनको दूर करते, लेकिन नीतीश जी कभी वहां सहज नहीं रहते। अब उनको क्या भय है, क्या डर है, क्यों हट जाते हैं वहां से। भाई सीएम वहां भी रहते हैं, सीएम ही यहां भी रहते हैं, वहां रहते हैं तो बल्कि खनक के साथ रहते हैं। ये सच है कि नीतीश और बीजेपी की यानी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से जितनी सीटें मिलेंगी उससे ज्यादा सीटें मिल जाएंगी जेडीयू और आरजेडी गठबंधन से। लेकिन फिर भी एक बार के चुनाव को छोड़कर कभी भी साथ में चुनाव नहीं लड़े आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम तो विपक्ष से उम्मीद पाले हैं ना। एग्जैक्टली। तो आप नीतीश कुमार पर हमलावर क्यों नहीं हो रहे हैं। आप सवाल करिए कि हमने 10 लाख वैकेंसी निकाली थी, इतने दिन से आप अलग होकर के आप हैं सत्ता चला रहे हैं, हमको आपने बाहर किया, सीधे उन पर हमला बोलिए, बीजेपी पर हमला मत बोलिए। आप सीधे टारगेट करिए नीतीश कुमार को कि आप यहां से वहां गए। इससे फायदा मिलेगा, नीतीश कुमार का वोटर अगर वहां से हटेगा तो वो आएगा आरजेडी की तरफ, क्योंकि वो सत्ता विरोधी में कहां जाएगा। लेकिन आप ये कर ही नहीं रहे हैं, आप बल्कि उनकी तारीफ कर दे रहे हैं। तो जो वोटर उनके साथ जुड़ा है वो खुश हो जाता है कि अच्छा हम तो सही जगह है। यानी देखिए नीतीश को ही लालू जी विचार रहे हैं तो हम भी तो नीतीश जी के साथ है, और नीतीश जी हो जाएंगे बीजेपी के साथ। अब बीजेपी इतनी आलोचना क्यों कर रही है। बीजेपी आलोचना इसलिए कर रही है क्योंकि अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी एक साथ सत्ता और विपक्ष दोनों का काम कर दे रही है, और ये लोग सत्ता और विपक्ष में होकर के भी दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहे हैं। पूछे कैसे। सत्ता में तो नीतीश जी है, लेकिन आरजेडी का हमला बीजेपी पर होता है, तो इस तरह से बीजेपी सत्ता में दिखाई दे रही है। और बीजेपी सत्ता में होकर नीतीश जी पे हमलावर हो जाती है तो विपक्ष का काम कर देती है। तो आपके पास बेचारगी के सिवाय क्या दिख रहा है। आरजेडी के जो नेता होंगे, पार्टी की बात हम करें, जो उनके कैडर के जो नेता होंगे, जिनको ये उम्मीद है कि अगर तेजस्वी जी सीएम बनेंगे तो हमारी और हनक होगी, वो जैसे ही सुनते होंगे कि ये फिर बुला रहे हैं उनको, तो फिर क्या लगता होगा कि भाई वो आ जाएंगे, पता नहीं हम कितने दिन मंत्री रहेंगे, न जाने कितने दिन हमारी सरकार रहेगी। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार अच्छे हैं तो सरकार खराब कैसे है बताइए। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कई बार इसको कह चुका हूं कि नीतीश कुमार जी कोई कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है, मोहन यादव जैसे या हरभजन लाल शर्मा जैसे नहीं। वो बहुत स्ट्रांग सीएम है। वो एक ऐसे सीएम है जिन्होंने शराबबंदी कर रखी है। भाजपा उनको चाहे इस समय वर्तमान में तवज्जो दे या न दे, लेकिन शासन में वो हल्के नहीं है, और उनके अंदर कुछ तो दुर्लभ गुण है ही है कि 20 साल से कोई व्यक्ति कमजोर पार्टी बना करके, कमजोर पार्टी इन द सेंस कि पूर्ण बहुमत में न होते हुए लगातार सीएम रहे, और दोनों ही उसको बुलाते रहे। तो कुछ न कुछ उस व्यक्ति के अंदर जादूगरी है। बिल्कुल। सवाल यह है कि
राजनीति में अमर जी, अगर आपको सत्ता में आना है तो जो उस समय सबसे ताकतवर होता है, हमला उस पर किया जाता है। जैसे मायावती जी की राजनीति देखिए उत्तर प्रदेश में, इनका हमला जितना भाजपा पर होता था, जैसे ही सपा एक समय पर भाजपा से आगे निकली तो सपा पर भी उतना ही जोरदार हमला करती थी। या तो नीतीश जी आपके बुलाने पर आ जाए, लेकिन आप कॉन्टिन्यूअस उनके बुलाने में लगे हुए हैं, ये आपको कमजोर कर रहा है। अगर आप ये मान रहे हैं कि नीतीश जी आप आ जाएं और सीएम बन सकते हैं, तो जब सीएम है तो दिक्कत फिर क्या है? फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? सरकार तो सीएम की कही जाती है जी। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन है, इन लोगों को एनडीए पर हमलावर होना चाहिए। बीच में तेजस्वी जी ने जब बयान दिया था कि नीतीश कुमार को कि हमको कोई जरूरत नहीं है, वो टायर्ड है, रिटायर्ड है, और हम बुलाएंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। हम बुलाएंगे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो एक राजनीतिक सच्चाई है, ये उनको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो फिर वो सीएम बन जाएंगे। उनकी चाहे 30 सीट आए चाहे 35 सीट आए, क्योंकि आप उनको बुला रहे हैं और वो उतने से ही वो सीएम बनेंगे, तो आप पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे उनको बुला करके। ये बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना क्या है कि आप इनकी खामियां क्या है। जो आदमी 20 साल से उसी गठबंधन में पड़ा हुआ है, उसकी आलोचना करने के लिए आपके पास विषय ही नहीं है। बिल्कुल। चलते चलते आखिरी सवाल इसी विषय वस्तु पर, अगर नीतीश कुमार राजद के साथ नहीं आए और एनडीए के साथ में ही जदयू की गठबंधन में चुनाव हुई और उस दौर में जो है जदयू के कम सीट रह गए, तो क्या इस बार भी जेडीयू अपनी सरकार बिहार में बना पाएगी या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये डिपेंड करेगा आरजेडी के व्यवहार पर। अगर आरजेडी का व्यवहार यह है कि वो नीतीश कुमार को अपनी तरफ बुला करके सीएम बना देगा, तो फिर सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। लोग कहते हैं कि बिहार में एक नाथ शिंदे वाला प्रकरण दोहराया जाएगा महाराष्ट्र का, नीतीश जी एक नाथ शिंदे हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहले तो एक नाथ शिंदे और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। एक नाथ शिंदे को भाजपा ने पैदा किया है, भाजपा ने पैदा किया। अगर आप कल्पना करिए कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहती केंद्र में, तो शिवसेना तोड़ पाते। उनके अगर गवर्नर नहीं होते, उनका निर्वाचन आयोग नहीं रहता, उनका विधानसभा स्पीकर बनवाने की क्षमता नहीं रहती भाजपा की, तो शिंदे पार्टी तोड़ पाते, उनके साथ विधायक जाते, सवाल ही नहीं है। तो शिंदे को भाजपा ने ही सीएम बनाया, और फिर जब चुनाव परिणाम आए हैं तो अब वो इतना ज्यादा भाजपा के पक्ष में है कि शिंदे रहे न रहे भाजपा की सरकार ही बनेगी। मज 8 सीट कम है उसकी। दूसरी तरफ बिहार में चलिए, बिहार में नीतीश कुमार जी उस समय से अपनी पार्टी खड़ी कर ली है जब लालू यादव का परचम बुलंद था, जब हर लोग उनके साथ जुड़ने के लिए कहीं से जगह निकालते थे। उस समय से नीतीश जी वहां खड़े हैं, जब भाजपा का वहां कुछ था ही नहीं। तो नीतीश कुमार जी और एकनाथ शिंदे की तुलना करना एकदम राजनीतिक को न समझने जैसा है। दूसरी बात यह है कि बिहार का चुनाव परिणाम भी महाराष्ट्र जैसा नहीं आएगा। मेरा अपना अनुमान है कि अगर आरजेडी इस सरकार को बुलाने की बजाय, सरकार का मतलब नीतीश जी को बुलाने की बजाय इस पर हमलावर हो जाए, सारे मुद्दे उठा दे, तो आरजेडी का गठबंधन जो है वहां पूर्ण बहुमत में आएगा, 135 से 40 सीट ले लेगा, बहुत आसानी से ले लेगा, जो मेरा अपना अनुमान है। और अगर नहीं ले पाएगा तो वही स्थिति आएगी जो अभी है। अभी की स्थिति है कि 107-8 के आसपास, 110-15 के आसपास इंडिया गठबंधन है, और 130 के आसपास ये सब लोग मिला करके हैं, बीजेपी या जेडीयू और हम वगैरह मिला करके। तो जब ये सब लोग मिलाकर इतने ही होंगे तो फिर नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि नीतीश कुमार जी की उम्र के कारण से अब उनके पार्टी में कहीं नीचे से बगावत हो जाए, पार्टी टूट जाए, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा कोई चुंबक उसमें पैदा होगा कि जो सबको जोड़कर चल पाएगा।
इसी लेकिन बीच जो है बिहार की घटना अपनी तरह की घटना होगी, वो एकनाथ शिंदे का दोहराव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि तेजस्वी यादव जो है इंडिया गठबंधन में रहने के मूड में नहीं है। उनका कहना ये था कि इंडिया गठबंधन जो बना था वो केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित था। यहाँ बिहार में जो है, बिहार चुनाव में जो है फिर जो है हम अपने फुल फ्लेज से लड़ेंगे, और कांग्रेस भी उसी तरह से, उसी दमखम से लड़ने की बात कह रही है। अगर यही रहा तो देखा जाए तो आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, ये तीन प्रमुख पार्टियां, बीजेपी, चार जी प्रमुख पार्टियां रहेंगी। अगर जी हम और छोटे दलों को लोजपा रहेंगी, तो इन सब में जो है सीटों का बंटवारा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल होगा। सीट बंटवारा कैसे हो रहा है, अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में गठबंधन नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में क्या परिणाम हो जाएंगे, कितनी कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग छिटकेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का भी ऑरा बढ़ा है, जिसकी वजह से कांग्रेस का भी ऑरा और जो है क्षेत्र बढ़ा है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। तो ऐसे में, और उधर अगर एनडीए पक्ष की ओर से देखें तो उधर हम हो गया, लोजपा हो गया, जेडीयू हो गया और बीजेपी हो गया। इन चार पार्टियों में, प्रमुख तौर पर चार पार्टियों को अगर देखा जाए, इसमें सीटों का बंटवारा होगा तो कौन कितने में कैसे संतुष्ट होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। हाँ, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश का आरजेडी के गठबंधन से अगर कांग्रेस निकल जाती है हम्म तो फिर वो पार्टी केवल आरजेडी बचेगी। हम्म और आरजेडी जब बचेगी तो देखिए अमर जी, एक जमीनी सच्चाई है यूपी बिहार की, महाराष्ट्र की भी सच्चाई है, लेकिन अलग अलग है सबकी। यूपी बिहार की एक है, हम्म यहां पार्टियों के मतदाता उनकी नीतियों से ज्यादा उनकी जातियों से हम्म क्लियर कट है। जैसे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा किसका था? सपा का। हम्म कांग्रेस की 17 सीटों में से केवल 6 सीटें मिली, जबकि सपा की 62 सीटों में से 37 सीटें मिली। हो सकता है कि कोई लोकल फैक्टर रहा हो जो सीटें दी गई कांग्रेस को, लेकिन आखिर कांग्रेस की 17 में से केवल 6 सीटें, लगभग 33%, 34% सीटें आई, बिल्कुल। जबकि इनकी 62 में से 37 सीटें, लगभग 60% सीटें आ रही हैं। जस्ट डबल का रेशियो था स्ट्राइक रेट में। सपा और कांग्रेस की बात मैं यूपी में कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण यह है कि जब कांग्रेस और सपा मिलकर संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी तो सपा का जो कोर जाति का वोट है, यादव जाति का, वो सपा को तो हर जगह मिला, और साथ साथ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से एक माहौल ये गया कि ये संविधान बचाने के लिए हैं, तो जितने भी संविधान प्रेमी लोग हैं अन्य जातियों में, वो भी इनके साथ चले गए। जबकि जहां कांग्रेस चुनाव लड़ी है वहां मुझे लगता है कि सपा की जो जाति का कोर वोट है वो उसको नहीं गया, उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं कमी आ गई। आज बहुत सारे आपके दर्शक मेरी इस बात को सुनेंगे तो कहेंगे कि ये निशाने पर लेते हैं। मुझे किसी एक जाति या एक व्यक्ति को निशाने पर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सामाजिक सच्चाई है कि अगर धर्म की बात आ जाएगी तो यादव समाज कृष्ण की वजह से हिंदू धर्म की तरफ जाएगा। वो चाहे कुरीतियां जितना छोड़ दे, वो 13वीं का भोज नहीं करेगा, विवाह में ब्राह्मण नहीं बुलाएगा, लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। और जब कृष्ण को नहीं छोड़ेगा तो भाजपा उसके लिए कहीं बुरी नहीं। और एक बात और भी कि जब भाजपा कांग्रेस दो में से चुनना होता है तो ओबीसी की पसंद बीजेपी बनती है, और उस ओबीसी में यादव भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि यादव समाज जो है, जो लड़ाई लड़ा है राजनीति में, सवर्णों के बाद राजनीतिक जागरूकता यादव समाज में थी, जाट समाज में थी, तो शुरू से ही ये लड़ाई कांग्रेस बनाम अन्य पार्टी हुई है। कांग्रेस बनाम जनता दल, कांग्रेस बनाम जनता पार्टी, कांग्रेस बनाम लोहिया, कांग्रेस बनाम चौधरी चरण सिंह। तो ये सारे समाज के लोग इन्हीं पार्टियों के समर्थक थे। ये कांग्रेस को उस रूप में देखते हैं। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं किया, तो ये बातें आज भी चलती हैं। मैं महाराष्ट्र गया था 26 नवंबर को संविधान दिवस पर, तो मैंने पूछा कि भाई इतना बंपर कैसे जीत गई भाजपा?
क्योंकि जिस कार्यक्रम में मैं गया था वो ओबीसी समाज के एम्प्लॉइज का एसोसिएशन करा रहा था। तो मुझे तो लगा कि ये लोग कहेंगे ईवीएम है, धांधली है, लेकिन सब लोग शांत रहे। कहा नहीं सर, वोट से जीते। हमने कहा ऐसे कैसे वोट से जीत गए? हम लोगों की तरफ तो है कि धांधली से जीते हैं। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो जब कभी कोई व्यक्ति ये कह देता कि नहीं ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है? या तो कोई उससे बड़ा कारण बताए, और नहीं तो फिर वो ये मान, क्योंकि वो वोट दिया तभी तो कह रहा ना कि वोट से बन रही है, उसके खुद के वोट को तो पता चल गया ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ओबीसी समाज कांग्रेस को नहीं पसंद करता। ये लोग नेहरू जी हमारा आरक्षण नहीं लागू किए थे। तो बल्कि मैंने कहा भी कि भाई साहब, नेहरू जी आरक्षण नहीं लागू किए, नेहरू जी इतना सारा काम उस समय किए, आप उस काम हो, वो काम सब हुए थे तभी आरक्षण जब आया तो आप सत्ता, आपको कुर्सी मिली। अब तो आरक्षण है लेकिन नहीं मिल रही है, क्योंकि सारी चीज प्राइवेट हो गई। लेकिन समाज इतना सुनने को तैयार नहीं है। तो चाहे आरक्षण की बात हो और चाहे धर्म की बात हो, इन दोनों ही पैमानों पर यादव समाज कांग्रेस की तुलना में भाजपा में जाएगा। और जब मैं इसका मिलान करना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो मुझे समझ में आया कि इसी कारण से कांग्रेस लोकसभा में 17 में से 6 ही सीट जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी 62 में से 37 सीटें जीत पाई। अब इसी चीज को आप बिहार पर लेकर चलिए। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जी संभवतः इसी कारण से कह रहे हो कि हम अलग लड़ेंगे। लेकिन एक चीज, जो नया बदलाव है, जो भी जल्दी का बदलाव है, जो 2014 से हुआ बदलाव है, इसको भी समझना पड़ेगा। जब यूपी बिहार के यादव समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, और ये यादव समाज सत्ता में रहा है, समाज में भी डोमिनेंट है, वो बहुत पीछे नहीं है, वो डोमिनेंट है। तो अक्सर इस समाज का, चूंकि संख्या में भी ज्यादा है और सामर्थ्य में भी ज्यादा है, तो जो संख्या और सामर्थ्य दोनों में ज्यादा होगा, उससे टकराव ज्यादा होगा लोगों का। दोस्ती भी ज्यादा होगी, लेकिन दोस्ती किसी को याद नहीं रहती है, टकराव याद रहता है। तो इस चीज को बहुत प्रमुखता से रेखांकित कर दिया गया है समाज में, और केवल भाजपा ने ही नहीं किया है, बसपा ने भी किया है, सारी पार्टियां करती हैं। बिल्कुल, तो तमाम पार्टियां। जब कांग्रेस हट जाएगी आरजेडी के साथ से, तब ये कहा जाएगा कि आरजेडी यादव की पार्टी। ये ठप्पा बहुत तेजी से लग जाएगा। और मैं जो जमीन देख रहा हूं कि समाज में जो निचले तबके का समाज है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग यादव समाज से उसी तरह से परेशान है, बल्कि वो ओकल नहीं है, बोल नहीं रहा है। ब्राह्मणों के खिलाफ क्या है कि इस समय नफरत बोली जा रही है, लेकिन इंडिविजुअल से अगर आप बात कर देंगे तो कहेगा नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। वो कुरीतियों के लिए ब्राह्मण को जिम्मेदार मान रहा है। लेकिन जब यादव समाज से तुलना की जा रही है तो कह रहा नहीं भैया, हमको सताए थे, हमको वहां किए थे, ऐसे बात होती है, जो बात करने पर बात दिखता है। तो इस नाते इसकी कीमत आरजेडी को भी चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस का एक कवर मिलता है। मैं फिर से वही उत्तर प्रदेश वाली बात करूंगी। जब कांग्रेस सपा के साथ थी तो संविधान का मुद्दा कांग्रेस सपा के साथ जुड़ गया, एक कवर मिला। कांग्रेस के हटा देने से वो एक छिलका है प्याज का, जो सूखा हुआ है, लेकिन नीचे के छिलकों को सुरक्षित रखा हुआ है। वो यूज में नहीं आएगा, लेकिन नीचे वालों को सुरक्षित रखा हुआ है। तो जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ है, तब तक आरजेडी के पार्टी को या गठबंधन को यादव की पार्टी, यादव समाज की पार्टी, अहीरों का समाज नहीं कहा जा सकता। वो सबके साथ है, सब है वहां, भले वहां चाहे कोई हो ना हो। तो एक सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा है इसको। बल्कि मैं उल्टा कहूंगा कि अगर कांग्रेस अलग हो जाए और एक साथ दोनों पर हमला करे कि भाई 40 साल से लोग हैं, 1989 से 35 साल से दोनों पार्टियां हैं और भाजपा भी है, और क्या मिला देश को। लेकिन कांग्रेस न जाने क्यों ये राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस अगर ये मुद्दा छेड़े, कांग्रेस अगर मुस्लिम समाज को यह समझाए कि भाई भाजपा लगातार सत्ता में है, जितना आपका पतन होना है हो चुका, इससे ज्यादा वो क्या कर लेगी। अब आप एंटी बीजेपी वोट मत दीजिए, अब आप सकारात्मक वोट दीजिए। अब आप ये मत सोचिए कि कहां कौन सी पार्टी भाजपा को हरा रही है उसको वोट दे दीजिए। आप ये सोचिए कि आपकी यही पार्टी इसको वोट देना है। तो इनके इस मुहिम से मुस्लिम समाज इनके तरफ जुड़ेगा। जिन जातियों की पार्टियां बन गई हैं मर्जी, उन जातियों के लोग तो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। ये तो मैं एकदम पूरे उत्तर भारत की लकीर बता रहा हूं, वो नहीं वोट देंगे। और अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ कर देंगे तो भाजपा को देंगे, ये भी जान लीजिए। भाजपा को वोट यहीं से बढ़ जाता है कि जैसे ही कोई किसी समाज की अपनी खुद की पार्टी नहीं है और वोट देगा तो फिर वो भाजपा को देगा।
या अपने समाज की पार्टी के नेता से नाराज है, तो फिर वो भाजपा को ही वोट देता है। चलिए, ये चीज बहुत बहुत जी, कंप्लीट तो किया, इस नाते कंप्लीट वहां का गठबंधन रहना अभी जरूरी है, मेरी समझ से जरूरी है। हाँ, ये लोग सरकार पर हमलावर हूं, नीतीश कुमार को भी अपने प्रश्न के विषय में लाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। ये था हमारा बिहार विशेष। कैसी हो विपक्ष की भूमिका, अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी नीतीश कुमार पर या सरकार पर हमलावर होती है तो उसको चुनाव में फायदा पहुंच सकता है। वहीं बीजेपी के सपोर्ट से जदयू का लड़ना या आरजेडी के सपोर्ट से जदयू का लड़ने में दोनों नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू। हम इधर रहें तो भी सीएम रहेंगे, हम उधर रहे तो भी सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार का ऑरा बड़ा है और देखना यह है कि उनकी खामोशी किस करवट लेती है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। और अभी भी ये माना जा सकता है बिहार की राजनीति करने वाले को, समझने वाले को, जानने वाले को ये अच्छी तरह से पता है, नीतीश कुमार से बैर लेकर जदयू के अंदर से ही अगर विस्फोट हो रहा है तो भी जदयू को संभाल पाना या नीतीश कुमार को संभाल पाना बहुत आसान नहीं होगा। देखना लाजमी है आने वाले समय में क्या डिसीजन ले रहे हैं। एक मिनट अमर जी, हम्म, अगर जेडीयू या नीतीश कुमार जी 2025 के चुनाव में आरजेडी के साथ चले भी जाते हैं, तो ये तय मानिए कि ये केवल चुनाव जीतकर अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ जाएंगे तो दो लाभ हो जाएंगे। एक तो आरजेडी तक बहुमत में खुद नहीं आ पाएगी क्योंकि सीट दे देगी, और वहां जेडीयू को सीट मिल जाएगी, बाद में वो छोड़कर भाजपा में ही आएंगे सरकार बनाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अलग विषय के साथ। धन्यवाद।